आत्मबोध जानिए और शत्रुबोध जानिए। पहले शत्रु तो पहचानिए। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन आपका शत्रु है, चाहे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ऑपरेशन सिंदूर में ये नज़र आया कि और भी लोग हैं जो भारत के शत्रु हैं, और अभी भी कई लोग नज़र नहीं आए हैं जो शत्रु हैं। और ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, शत्रु बाहर भी हैं और अंदर भी। नूर खान एयरबेस को लेकर काफ़ी बातचीत हुई है, और अभी जो काफ़ी बाद में जो जानकारी बाहर आई है कि वहाँ पर एक कमांड सेंटर था और उसका कोई एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसमें से हमने उसको उड़ा दिया उस कमांड सेंटर को। तो ये यूट्यूब वालों की कहानियाँ हैं या ये वास्तविकता है? हमारे ऐसे अनुभव हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट के टाइम पे, हमारे ही देश के हमारे ही लोगों ने हमसे बोला कि एविडेंस दीजिए। मतलब ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि आप सेना से पूछते हैं कि आप बताइए आप गए थे कि नहीं गए थे। मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखी होने का कारण यही था। मैं लड़ाई लड़ूंगा कि कैमरा से फ़ोटो खींचूंगा। उनकी कोई एथिक्स नहीं है, कोई संस्कार नहीं, कोई वैल्यूज़ नहीं। वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि उनके जवान मरे। गलवान में चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो और इस चीज़ को अगेन मीडिया को भी और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि ये मैथमेटिकल कंपैरिजन मत कीजिए कि आपके 20 मरे उनके कितने मरे, वो नहीं बताएगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के रेफरेंस में प्रधानमंत्री के स्तर से आधिकारिक रूप से कई स्तरों पर यह बात कही गई है उसके बाद से कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इसका क्या आशय है? आप सभी ये सोचिए कि अगर हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हम कहते हैं, लेकिन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ना स्किल्ड है ना तंदुरुस्त है, तो इस पॉपुलेशन का हमने क्या करना? अगर इस पॉपुलेशन को आपने मेंटली एडिक्टेड कर दिया है मोबाइल्स के साथ या टिकटॉक के साथ, तो आप कैसे कोई किसी के अगेंस्ट लड़ाई जीत पाएंगे? एक ऑब्जर्वेशन है सभी का कि हमारे जो हिमालय वाले प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल, कुछ हद तक कश्मीर भी, इसमें क्लाउड बर्स्ट, एवेलॉन्च, भूस्खलन, सड़कें टूट जाना, बाढ़ आ जाना अचानक क्लाउड बर्स्ट की वजह से, ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है। पहले होती थी लेकिन अभी बहुत बढ़ गई है। तो कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि ये भी कुछ कंट्रोल्ड वॉरफेयर का हिस्सा है, तो इस पे कुछ जानकारी मिल सकती है? सर, आपका वयम भारतम में एक बार और मेरी ओर से भी स्वागत है। धन्यवाद। अब पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ये विषय काफ़ी चर्चा में रहा है, नेशनल लेवल पर, व्यक्तिगत जीवन में भी। लेकिन आपके साथ हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ी अंदर की लेयर्स भी हमको पता पड़े, कुछ उसके बारे में जानने को मिले। पर सबसे पहले मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि सेना में आने का आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है आपके परिवार में ऐसा कोई लीगेसी नहीं थी, तो ये आपके मन में थॉट कैसे आया, कैसे आप इस ओर आकर्षित हुए? सबकी जानकारी के लिए, मेरा शिक्षण इंदौर में हुआ। मेरे पिताजी यहाँ पे डाक विभाग में सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट थे। हम लोग मनोरमागंज में रहते थे और सेंट पॉल्स में पहले मेरी शिक्षा हुई। फिर उसके बाद आप लोग बोलेंगे बड़ा एक ऐसा उत्तर मैं दे रहा हूँ, क्रिश्चियन कॉलेज में भी मैंने पढ़ाई की। लेकिन मैं क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में ये आपको बताना चाहता हूँ कि वो हर चीज़ में बेस्ट था। अब हर चीज़ आप जान लीजिए क्या होती है। लेकिन मेरे मित्र हैं यहाँ पे मेरे साथ, जिन्होंने शिक्षा ली है, वो सब हैं यहाँ पे। और मैं एमए हिस्ट्री में कर रहा था उस समय। एमए प्रीवियस में मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। मेरे प्रोफेसर थे
डॉक्टर कुमार, उन्होंने बोला बिल्कुल फ़ौज में नहीं जाना। उन्होंने बोला तुम्हारी आईएएस की तैयारी मैं कराऊंगा। लेकिन इंदौर महू के इतने नज़दीक है कि महू का उसके ऊपर असर होना आवश्यक है। और महू के जितने ऑफिसर्स हैं, जिनको हम देखते थे, जिनको हम मिलते थे, उसका असर हुआ। और हम सभी मित्र, हमने सीडीएस की एग्ज़ाम दी, एसएसबी क्लियर किया, और अक्टूबर 78 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, उस समय ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, वो हमने ज्वाइन किया। और दशहरा और दिवाली से हमारी फ़ौज में शुरुआत हुई। दैट्स ग्रेट सर। अब हम मुख्य विषय की तरफ आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ घटित हुआ, जो कुछ बातचीत हुई, अभी रिसेंटली कुछ 10 दिन पहले जनरल राहुल सिंह का कुछ एक बयान कह लीजिए, एक भाषण था उनका एक्चुअली। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि भारत जो है वो, पहले तो वो बोले 4 कंट्रीज़ से, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया कि 3 कंट्रीज़ से लड़ रहा था, पाकिस्तान, टर्की एंड चाइना। एंड चौथा मेरे ख्याल से एवरीबडी कैन गेस कि उनके दिमाग में चौथी कंट्री कौन सी होगी। तो हम लड़ किससे रहे थे सर? बेसिकली ये जो लड़ाई चल रही थी, ये सामने तो चलो पाकिस्तान था, लेकिन ये क्या इसका बैकग्राउंड है? आजकल की जो लड़ाई होती है उसमें जो एक्टर्स होते हैं, जो दिखते हैं, उनके पीछे बहुत अन्य शक्तियां होती हैं। जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो रशिया यूक्रेन की नहीं है, वो रशिया वर्सेस नेटो की है। उसी तरह से जो देश, अब या तो उनको दुश्मन देश बोलें या जो भी बोलें, लेकिन वो खुश नहीं है कि भारत की इतनी प्रगति हो रही है, भारत इतना तेज़ी से एक आर्थिक शक्ति बनते जा रही है, तो वो चाहते हैं कि आपकी प्रगति धीमे हो, और वो चाहते हैं कि आप लड़ाई में उलझ जाएं। वो चाहते हैं कि हमारी जो जीडीपी जिस स्पीड से बढ़ रही है उसको वहीं पे रोकना चाहिए। तो इसमें चीन का एक वर्चस्व रहता है, खुद न लड़ाई लड़के वो किसी और को उसमें आगे बढ़ा देता है। एक मुद्दा ये होता है। दूसरा मुद्दा ये है, कई ऐसे देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति युद्ध सामग्री बेचने से मजबूत होती है, और वो युद्ध सामग्री आप लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, फील्ड फायरिंग रेंजेस पे ट्रायल्स लेके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट होता है लड़ाई में। अब वो लड़ाई कोई दूसरा देश लड़े, लेकिन इक्विपमेंट टेस्टिंग होता है उन देशों का। तो अगर मान लीजिए आप PL-15 मान लीजिए, एक मिसाइल है चाइना की जो पाकिस्तान को दी हुई, तो वो कहाँ टेस्ट हुई? वो हमारे विरुद्ध टेस्ट हुई, पाकिस्तान ने टेस्ट किया। JF-17 एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट, वो किसके विरुद्ध टेस्ट हुआ? हमारे विरुद्ध टेस्ट हुआ। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो हमेशा चाहते हैं कि उनकी युद्ध सामग्री, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इससे मजबूत होती है। तो हैं, अब जैसे ड्रोन्स हैं, टर्की अपने ड्रोन्स कहाँ टेस्ट कर रहा है? टर्की ने अपने ड्रोन जो लड़ाई हुई थी आर्मेनिया अज़रबैजान, उसमें टेस्ट किए थे। अभी पाकिस्तान को उन्होंने वो ड्रोन दिए, वो हमारे विरुद्ध टेस्ट हुए। तो ये जो पुराने ज़माने की लड़ाई होती थी सिंपल एक दूसरे के खिलाफ, ऐसा नहीं है। इसमें आजकल बहुत कॉम्प्लिकेशन है। कोई हथियार टेस्ट कर रहा है, कोई पीछे से किसी को उकसा रहा है, कोई हमें लड़ाई में उलझा रहा है। और मैं आपको बताता हूँ, मैं फ़ौजी हूँ, और आम तौर पे अगर किसी को पूछा जाएगा कि फ़ौजी क्या चाहता है, तो आपको लगेगा कि फ़ौजी चाहेगा कि लड़ाई हो। लेकिन एक आम नागरिक भारत का मैं ये चाहता हूँ कि हम लड़ाई में कम उलझें, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारी और मजबूत हो, क्योंकि जितने आप आर्थिक तौर पे मजबूत होंगे और बाकी जगह भी मजबूत होंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठा के। दैट्स वेल सेड सर, करेक्ट। इसमें चाइना के बारे में एक बात सुनने में आई थी कि दे आर एक्चुअली हर्टिंग अस विद अ बोरोड नाइफ सॉर्ट ऑफ, कि वो दूसरों के माध्यम से। तो ये सिर्फ एक ही फ्रंट पे है या ये मल्टीपल फ्रंट्स पर है? देखिए, आपके दुश्मन अलग अलग हैं। जैसे आपके पश्चिम में पाकिस्तान है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने क्या बोला था? दे वांट टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स।
उन्होंने ये भी बोला था कि हम 1000 साल तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें घास ही क्यों ना खाना पड़े। तो आप क्लियरली देखिए, इसलिए एक हमारे जितने पूर्वज थे वो कुछ ज्ञान की चीज़ें बोलते थे, उसमें उन्होंने एक हमेशा से बोला है, आत्मबोध जानिए और शत्रुबोध जानिए। पहले शत्रु तो पहचानिए, आपको पता तो होना चाहिए ना कि कौन आपका शत्रु है, चाहे वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो उसमें दिख रहा है, अगर मैं किसी को भी यहाँ पे रात को 2 बजे भी उठा के पूछूं कि भारत के शत्रु कौन है, आप बोलेंगे पाकिस्तान, चीन, ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में ये नज़र आया कि और भी लोग हैं जो भारत के शत्रु हैं, और अभी भी कई लोग नज़र नहीं आए हैं जो शत्रु हैं। और ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, शत्रु बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। इस संदर्भ में नूर खान एयरबेस को लेकर काफ़ी बातचीत हुई है, और अभी जो काफ़ी बाद में जो जानकारी बाहर आई है कि वहाँ पर एक कमांड सेंटर था और उसका कोई एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसमें से हमने उसको उड़ा दिया, उस कमांड सेंटर को। तो ये यूट्यूब वालों की कहानियाँ हैं या ये वास्तविकता है? कुछ ऐसी चीज़ें मत बुलवाइए मेरे से जो मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन सबके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, नूर खान में बेस में कमांड पोस्ट है, ये सबको पता है, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और ये हर एक देश में होता है, हर एक देश की सेना का एक कमांड पोस्ट होता है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स प्लानिंग करते हैं, उसमें रहते हैं। हमारे भी हैं कमांड पोस्ट, ऐसी बात नहीं है। तो उनका भी कमांड पोस्ट होना तो ये स्वाभाविक ही है। अब उस कमांड पोस्ट को हमने हिट किया तो इसके लिए तो आपको तारीफ करनी चाहिए ना। लेकिन अब अगर मान लीजिए पाकिस्तान को ये लगा कि वो 28 मिनट जिसमें सब कुछ हो गया और उसका प्रूफ हमने दिया। आमतौर पे फ़ौज में ये सिखलाई है कि आप प्रूफ वगैरह की कोई चिंता नहीं करेंगे, आप अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे अनुभव हुए सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट के टाइम पे, हमारे ही देश के हमारे ही लोगों ने हमसे बोला कि एविडेंस दीजिए। मतलब ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि वो आप सेना से पूछते हैं कि आप बताइए आप गए थे कि नहीं गए थे। मेरे ख्याल से हमारे लिए सबसे ज़्यादा दुखी होने का कारण यही था कि हमें हमारे देश के लोग बोल रहे हैं कि आप, मैं लड़ाई लड़ूंगा कि कैमरा से फ़ोटो खींचूंगा। ये मतलब अगर किसी की सोच पे पत्थर पड़े हैं तो वो आपको सबको दिख रहा है। लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा अलग किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके सैटेलाइट इमेजरी भी सब मीटर रेजोल्यूशन में, जो यहाँ पे इंजीनियर्स के हैं, सोनी सर हैं, सभी को पता है सब मीटर रेजोल्यूशन क्या होता है। और उससे क्लियरली दिखा कि किस रनवे पे छेद हो रखा है, किस एयर डिफेंस के रडार को हमने डिस्ट्रॉय किया है, कौन सी एयर डिफेंस की गन हमने डिस्ट्रॉय की, सारा क्लियर था, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं था। हमने ये जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई, सबको दिखाई। आपने देखा डीजीएमओस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने सबने देखा, उसके अंदर पाकिस्तान ने आज तक एक भी नहीं दिखाया। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने ये इमेजरी ली अमेरिकन कंपनी से। अमेरिकन कंपनी का नाम है मैक्सार। अगर मान लीजिए हम अपने सैटेलाइट का दिखाते, उसमें भी हमारे ऊपर आरोप लगता कि ये आपने मैनिपुलेट किया है। तो हमने वही गेम खेला जो सच्चाई पे आधारित था और जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। अभी ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगली बार हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जाएगा। जिस तरह से हम बर्ताव देख रहे हैं लोगों का, ये निश्चित अगली बार कुछ ना कुछ कारण जरूर निकालेंगे। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लाइक दैट सर। पाकिस्तान की परमाणु शक्ति को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी असमंजस बना हुआ है पिछले 20-25 सालों से, जिसको आजकल हम उनका न्यूक्लियर ब्लफ कह रहे हैं। तो वो चल रहा था, उसके आड़ में उन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया वो सबको पता है। पर अभी जॉन किरियाको का जो एक स्टेटमेंट आया था कि वो जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसका कंट्रोल तो यूएस के पास है, कुछ लोग कहते हैं कि वो यूएस के ही हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अबाउट दैट। उस पर कुछ बताया जा सकता है क्या?
देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो काफ़ी देशों को मैनिपुलेट करता है। आप देख लीजिए पाकिस्तान में, मतलब ये तो उनकी खूबी माननी पड़ेगी। और रशिया को भी मैनिपुलेट करते हैं, चाइना को भी मैनिपुलेट करते हैं, यूएसए को भी मैनिपुलेट करते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस 57 देशों को मैनिपुलेट करते हैं। अब ये क्या खूबी है उनमें, वो सीखने लायक है। लेकिन उसमें जब अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ था, तो ये पूरा बेस बन गया था यूएसए का। उसके बाद जब 9/11 हुआ, उसके बाद अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट फिर यूएसए ने इसको यूज़ किया। अब अगर उस समय यूएसए ने वहाँ पे कोई अपने शस्त्र रखे हों, तो ये तो यूएसए को पता है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस तरह से पैनिक हुआ, पैनिक सुपर पावर का होना ज़रूर कोई ना कोई एक इंडिकेटर है। अब कोई उसको किसी तरह से गेस करे, कोई किसी तरह से गेस करे, वेदर इट इज़ कंट्रोल या उनके एसेट्स हैं, ये अभी आगे चल के ही पता चलेगा। लेकिन हमारा काम है, हम सेना के लोग हैं, हमारा काम है लड़ना। उसके बाद जो बाकी की कार्रवाई है, मीडिया के भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, हमसे सवाल ना पूछें, उनसे पूछें। करेक्ट। अब जो मीडिया के बंधु हैं, उनका तो कहना ये भी है कि जो कमांड सेंटर उड़ाया उसमें अमेरिकन्स भी थे। तो बहुत सारी बातें उस दिशा में भी हो रही हैं। देखिए, एक और चीज़, हमारे जो खास 2 मित्र हैं उत्तर में और पश्चिम में, उनकी एक और खूबी है और वो हमसे बिल्कुल विपरीत है। हमारे यहाँ पे कोई शहीद होता है तो हम उसके मॉर्टल रिमेन्स या डेड बॉडी उसके गांव भेजते हैं, वहाँ पे उसको सम्मान दिया जाता है। पाकिस्तान और चाइना में तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे लोग मारे गए। आप देखिए, कारगिल के समय भी देख लीजिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। सियाचिन ग्लेशियर पे मैं 1988 में था। उस समय ये जो परवेज़ मुशर्रफ हैं, ये ब्रिगेडियर थे और ये ब्रिगेड कमांडर थे एसएसजी उनके मतलब पैरा कमांडो टाइप के। उनका दिल में एक ही अरमान था कि सियाचिन को कैप्चर करना, और हर साल हम उनको हरा देते थे। तो 87 में उन्होंने हमला किया था नॉर्दर्न ग्लेशियर पे, और उनकी पूरी ये डेड बॉडीज़ वहाँ पे सामने स्लोप पे पड़ी हुई थी। अच्छा, वहाँ पे -45 डिग्री -60 डिग्री टेम्परेचर में वो बॉडीज़ का कुछ बिगड़ता नहीं है, वो डीप फ्रीज टाइप का हो जाता है। तो हमने उनको बार बार बोला, यार ये आपकी जवानों की डेड बॉडीज़ हैं, इसको तो रिकवर करते हैं। नहीं करते हैं। फिर काफ़ी दिन बाद उन्होंने माना कि चलो डेड बॉडी रिकवर करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम ऊपर आएंगे। हमने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तुम ऊपर नहीं आओगे, हम नीचे आएंगे और रिकवर करके हम आपको देंगे। फाइनली हुआ, काफ़ी मेहनत के बाद वो हमने डेड बॉडीज़ दी। लेकिन 1 साल तक उन्होंने उन जवानों के फैमिलीज़ को क्या बताया होगा? उनका बेटा कहाँ है, उनका पति कहाँ है, कुछ बताया होगा? तो ये आपके विरुद्ध जो लोग खड़े हुए हैं, उनकी कोई एथिक्स नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि उनके जवान मरे। गलवान में चाइना ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो और इस चीज़ को अगेन मीडिया को भी और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि ये मैथमेटिकल कंपैरिजन मत कीजिए कि आपके 20 मरे, उनके कितने मरे, वो नहीं बताएगा। तो आप मेहरबानी करके ये अनइक्वल कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक सर। अब एक इस परमाणु इसके जो सबसे बड़ा एक इशू चला काफ़ी समय तक, प्रेस में काफ़ी ये बात थी कि उनका जो किरवानी हिल के वहाँ पर जो उनका एसेट्स हैं, उस पर हमने कुछ किया। कुछ एक्सपर्ट्स आए थे यूरोप के, उन्होंने कहा कि हमने उनके 2 दरवाजे तोड़े, कोई कह रहा है 6 दरवाजे तोड़े, कोई कह रहा है अगले 40 साल वो एंटर नहीं हो पाएंगे, 1000 साल एंटर नहीं हो पाएंगे। वो भी ऐसा ही चक्कर है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली हमने कुछ किया भी है, नहीं किया है। हमने ऑफिशियली तो मेरे ख्याल से कोई क्लेम अब तक किया नहीं है। देखिए, इसमें किराना हिल जो है ना, उसके अंदर जो न्यूक्लियर स्टोरेज है वो कंप्लीट चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। उसके अंदर टनल है, उसके अंदर 2 ऐसे पाइप्स हैं जिसके थ्रू आप अंदर जा सकते हैं। टनल्स हैं, कई उसके एंट्रेंसेस हैं।
अब सैटेलाइट इमेजरी में तो आया है कि टनल के दरवाजे पे कुछ हुआ है, तो हो सकता है किसी ने जाके कुछ किया हो, लगा हो। आपने उसको और असमंजस में डाल दिया सबको। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाकी सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे 3 साल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंप्लीट हो गए थे। मैं निकलना चाह रहा था क्योंकि 3 साल बाद रहना ठीक नहीं है, अगले वाले को आना चाहिए। तो हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री, उनको मैं बोल रहा था मार्च से कि सर अब मैं चलता हूँ। वो हर बार मुझे बोलते थे रुकिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सोच के बताता हूँ। और फिर ये ऑफ सिंदूर शुरू हो गया, मतलब 22 अप्रैल को जो हुआ, तो उसके बाद मेरा भी मन नहीं माना कि इसमें बीच में मैं छोड़ के जाऊँ। तो अब ये सारी ऐसी मनस्थिति थी। फिर 12 को स्टेबलाइज हो गया तो मैं 16 को वहाँ से निकल गया। और 16 को निकलने के बाद मैंने देखा मीडिया में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपने सब ने देखा। कोई मीडिया चैनल बोल रहा था हमने लाहौर कैप्चर कर लिया, किसी मीडिया चैनल ने बोला कि कराची बर्बाद हो गया है। तो फिर मुझे एमओडी छोड़ने के बाद दोबारा मीडिया पे आना पड़ा, और उसमें ये किराना हिल्स वाले में अर्नब गोस्वामी ने मेरे से काफ़ी चर्चा की, और मैं उसको इंटरव्यू दे चुका था। उसके बाद मैं बेंगलोर किसी विषय में जा रहा था, मैं प्लेन से उतरा और सडनली उसकी रिपब्लिक टीवी की टीम सामने खड़ी हुई थी। उन्होंने बोला कि आपको इंटरव्यू। मैंने कहा यार मेरे ना कपड़े ठीक हैं ना कुछ है। बोला नहीं सर, यहाँ होटल में आपके लिए कमरा है। और मैं वही कलरफुल शर्ट में नेशनल टीवी पे आया, और उसने मुझे यही सवाल पूछे और उसको मैंने जवाब यही दिया। मेरा जवाब आज भी यही है। इस ऑपरेशन सिंदूर के रेफरेंस में प्रधानमंत्री के स्तर से आधिकारिक रूप से कई स्तरों पर यह बात कही गई है उसके बाद से कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। इसका क्या आशय है सर? व्हाट इज मेंट बाय दिस? आप सभी ने शतरंज खेला होगा, जिसने नहीं खेला देखा तो होगा। शतरंज जब हम खेलते हैं तो सभी, चाहे प्यादे हों चाहे दूसरी गोटियां हों, लेकिन लड़ाई सब लड़ते हैं। अब आप सोचिए, भारत देश में सेना है लड़ाई लड़ने के लिए, उसके अलावा और भी हमारे पास शस्त्र हैं। उसमें से एक शस्त्र है पानी। तो प्रधानमंत्री जी ने क्लियरली बोला कि ये जो संधि हुई थी 1960 में, ये बहुत हमारे लिए गलत संधि है। 1960 में ये जो संधि हुई, इसमें ज़्यादा पानी पाकिस्तान को दिया गया। अब क्या कारण रहे होंगे उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए ज़्यादा पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, और उसका असर क्या हो रहा है? पंजाब और हरियाणा आपस में लड़ रहे हैं, राजस्थान में पानी पूरा नहीं पड़ रहा है। तो हमने उस समय क्या बोला कि ये दोबारा संधि होनी है, लेकिन हम इसको अभी सस्पेंड कर रहे हैं। तो पानी भी एक हथियार है। पानी के अलावा कई और हथियार हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक और घोषणा हुई कि पाकिस्तान के जो जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़, जो मर्चेंट वेसल्स हैं, जो भी जहाज़ पाकिस्तान का झंडा लगा के हमारे पोर्ट पे आने की कोशिश करेगा, उसको एंट्री नहीं है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आर्थिक लड़ाई आपने तेज कर दी। जो उनके लोग यहाँ पे थे, क्यों थे? ये किसी न किसी को जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तानी यहाँ क्यों रह रहा है। वीज़ा उसका एक्सपायर हो चुका है। जम्मू कश्मीर में शादी कर ली, बच्चे हो गए, नौकरियाँ, सरकारी नौकरी मिल गई है। ये किस तरह का देश है? किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? अगर प्रशासनिक व्यवस्था में भी चूक है तो आप लड़ाई उधर लड़ेंगे या इधर लड़ेंगे? तो अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो सारे हमारे पास विकल्प खुले हैं। चाहे हम सेना का इस्तेमाल करें, चाहे उन लोगों को हम यहाँ से भगाएं, पानी का इस्तेमाल करें, पीओके के लिए तैयारी करें, कुछ ना कुछ हम करेंगे, लेकिन सिंदूर जारी है। सिंदूर में जिस तरह की लड़ाई देखने को मिली,
अब ये लड़ाई का एक नया ही स्वरूप हम लोगों ने एटलीस्ट सिविलियंस ने देखा। तो ये जो कॉन्टैक्टलेस वॉर है, ये क्या इसको एक पैराडाइम शिफ्ट माने वॉरफेयर के अंदर? ये सब जगह हो रहा है, आगे लड़ाइयाँ ऐसी ही होंगी? और मतलब इज इट अ न्यू नॉर्मल? देखिए, लड़ाई को आप अलग अलग ढंग से समझिए। जो फिजिकली लड़ाई बंदूकों से या आर्टिलरी शेल से या एयरक्राफ्ट से या सबमरीन से या शिप से होती है, उसको काइनेटिक वॉरफेयर कहते हैं। लेकिन वो लड़ाई जो सेना नहीं लड़ती, वो नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मोबाइल्स के अंदर साइबर अटैक चल रहा होगा। ये नॉन काइनेटिक वॉरफेयर, ये न्यू नॉर्मल है निश्चित तौर पे। और अगर ये साइबर मैं यूज़ करूँ, आपका जो कॉग्निटिव डोमेन मतलब सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, जिसको कॉग्निटिव डोमेन बताते हैं, वो इंफॉर्मेशन स्पेस में आता है। तो वो एक और डोमेन है, इंफॉर्मेशन स्पेस। मतलब हमारे मीडिया के थ्रू या हमारे सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहें फैला देना, गलत चीज़ें बता देना, तो ये भी एक नॉन काइनेटिक डोमेन की लड़ाई है। स्पेस में, अंतरिक्ष में हमारे जितने सैटेलाइट्स हैं, उसके ऊपर साइबर से अगर हम अटैक करें या साइलेंटली डेटा मैनिपुलेशन करें, हमारे जितने डेटा सेंटर्स हैं, क्लाउड्स हैं, उसके अंदर जो हमारा डेटा है, उस डेटा को हम पॉइजन करें, उस डेटा के ऊपर हमारे निर्णय निर्धारित होते हैं, निर्भर हैं। लेकिन अगर मैं डेटा पॉइजनिंग करना शुरू करूंगा, तो आप कितनी ही बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स ले आएंगे, लेकिन आपके निर्णय गलत होंगे। इसके अलावा अब ये तो हो गया जो इमीडिएटली आपको फिर भी नज़र आएगा। अच्छा, आप सभी ये सोचिए कि अगर हमारी पॉपुलेशन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हम कहते हैं, लेकिन 1.4 बिलियन पॉपुलेशन न स्किल्ड है न तंदुरुस्त है, तो इस पॉपुलेशन का हमने क्या करना है? अगर इस पॉपुलेशन को आपने मेंटली एडिक्टेड कर दिया है मोबाइल्स के साथ या टिकटॉक के साथ, तो आप कैसे किसी के अगेंस्ट लड़ाई जीत पाएंगे? मैं किसी एक शहर में गया और वहाँ पे मैं किसी से बातचीत कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने पता नहीं किस उद्देश्य से मुझे कहा कि सर, आप ऐसे शहर में हैं जो देश का डायबिटिक कैपिटल है। तो मैंने कहा, ये गर्व से कह रहे हैं या शर्म से कह रहे हैं? अगर मैं डायबिटिक कैपिटल में जाता हूँ और लोग मुझे बता रहे हैं कि हम लोग इतने समृद्ध हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हम अफोर्ड भी कर सकते हैं कि डायबिटीज़ को क्योर करें, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमने अपना मानसिक संतुलन दोबारा से देखना है कि ये लड़ाई आज की नहीं है, एक दिन की नहीं है, और सिर्फ पश्चिम और उत्तर से नहीं है। आपको वो सारे देश टारगेट करेंगे नॉन काइनेटिक वॉरफेयर। इसके लिए टर्मिनोलॉजी है, कोई इसको ग्रे जोन वॉरफेयर कहता है, कोई इसको अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर कहता है, कोई इसको 5th जनरेशन वॉरफेयर कहता है। कुछ भी हो, कहने का मतलब यह है पूरे देश को साथ में मिल के ये सोचना है कि हमें, अब आपको मतलब हम सबको प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया है, सपना दिया है, विकसित भारत 2047 बोला है सबने। और उन्होंने ये भी बताया कि भाई अगले 2-3 साल में हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है और बाय 2047 हमें $30 to 35 ट्रिलियन इकोनॉमी करना है। जिस तरह हम चल रहे हैं, हमें ये सोचना है कि क्या हम वो अचीव करेंगे, और नहीं करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है। ये हमारी, एटलीस्ट मेरे जैसे जनरेशन की जवाबदारी है कि फ्यूचर जनरेशन को हम ऐसा भारत दे के जाएँ जिसमें वो हमें ये ना बोलें कि क्या बकवास लोग थे। तो लड़ाई उस तरह से भी है कि आपको बनना है विकसित, लोग आपको विकसित नहीं बनने दे रहे, वो भी तो लड़ाई है। और इसीलिए जब हम बोलते हैं विकसित भारत, उसके साथ साथ हम सबको ये सोचना है विकसित भारत, सुरक्षित भारत। सुरक्षित भारत से अभी जो हम सब ने टीवी पर ये ऑपरेशन देखा, तो उसका एक बहुत अहम हिस्सा ये था कि जब हम पर अटैक हुआ तो हम उसको निगेट कर पाए हमारी टेक्नोलॉजी से। ड्रोन्स थे या मिसाइल्स थी, जो भी था।
जो भी उनके नंबर्स थे, कुछ सैकड़ों में थे, कुछ जो भी थे। अब अभी महीना भर पहले इंग्लैंड ने डिक्लेयर किया है कि दे आर सप्लाइंग 100,000 ड्रोन्स टू यूक्रेन। अब अगर इस संख्या में अगर ये चीज़ें होती है तो क्या ये डिफेंस सिस्टम उसको भी हैंडल कर पाएंगे? ये इज़ दैट पॉसिबल? देखिए, जैसे ब्रिटेन ने बोला यूक्रेन को सप्लाई करें, आप तकरीबन एक महीने पहले जाके जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनकी एक स्पीच देखिए जहाँ पे उन्होंने बोला कि टेक्नोलॉजी को हम इस तरह से अब्जॉर्ब करेंगे कि मेरे हर एक जवान के पास ड्रोन होना चाहिए। 10 लाख की फौज है, 10 लाख की फौज में अगर आप हर एक को ड्रोन देंगे तो क्यों देंगे? उसका एक पर्पस है, ये फैशनेबल नहीं है। मान लीजिए आज मैं आपके सामने ये खुले तौर पे बता रहा हूँ कि अगर एक जवान है हमारा इन्फेंट्री का जिसके राइफल की रेंज 300 मीटर है, तो वो 300 मीटर पे जवान दुश्मन को देखता है और उसको फायर करके एंगेज करता है। हर एक सेक्शन 10 आदमियों का होता है, उसमें एक लाइट मशीन गन होती है जिसकी रेंज, इफेक्टिव रेंज 500 मीटर है। तो वो 10 लोग 500 मीटर पे एंगेज कर पाए। अब मैं उनको 10 जवानों को एक एक ड्रोन देता हूँ और उन 10 ड्रोन में से 2 ड्रोन ऐसे होंगे जिसमें कैमरा होगा जो 2 किलोमीटर दूर जाके वहाँ पे पूरा एरिया चेक करके और यहाँ पे लाइव फीड देंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि वहाँ पे कौन है, क्या है, कौन से हथियार हैं, उनके डिफेंसेस क्या हैं। तो पूरा डिटेल मुझे 2 किलोमीटर से आ जाएगा। और बचे हुए 8 जवानों के ड्रोन्स कामाकाजी ड्रोन्स होंगे जिसको लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, जो वहाँ जाके उसको बर्बाद करे और ये मेरे 10 जवान बगैर कैजुअल्टी हुए वहाँ पहुँच जाएँ। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पहले अपनी कैजुअल्टीज़ बचाई और अपना रेंज बढ़ा दिया। तो इसी को कहते हैं कि आप अपनी मिलिट्री में टेक्नोलॉजी अब्जॉर्ब क्यों करना चाहते हैं। तो यूक्रेन में भी वही हो रहा है। अब आपका सवाल था उसका काउंटर का, तो जिस तरह से हम ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हैं या इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं या इंडक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं। और काउंटर ड्रोन के लिए अगर बहुत मैसिव स्केल पे काउंटर ड्रोन लाना है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है, चाहे आप इंटरनेशनल बाउंड्री ले लीजिए, लाइन ऑफ कंट्रोल ले लीजिए पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ले लीजिए चीन के साथ, या पूरी वो 7,000 किलोमीटर की बाउंड्री कोस्टल वाली ले लीजिए, हर एक जगह पे आपको काउंटर ड्रोन लगाना आवश्यक है। तो ये बहुत बड़े स्केल पे, और इसीलिए जो आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत हुई उसमें ये अहम मुद्दा है कि ये सारी चीज़ें भारत में बननी चाहिए, और अगर भारत में बनेंगी तो उतने जॉब्स क्रिएट होंगे। आपके जब टेस्ट होंगे ये, तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकेंगे। तो हर तरह से ये भारत के लिए फ़ायदेमंद। दैट्स ग्रेट। एक बड़ी हो सकता है मेरी नेव क्वेरी हो, जैसे ये केस है कि इंग्लैंड कह रहा है कि हम यूक्रेन को 1 लाख ड्रोन्स देंगे। सो व्हाट इज़ रशिया सपोज टू डू? 1 लाख ड्रोन की डिलीवरी का वेट करे, फिर वो ड्रोन जब उसको डैमेज करे तब वो यूक्रेन के खिलाफ कुछ करे? या रशिया इस विकल्प पे भी विचार कर सकता है कि मैं इंग्लैंड की जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ है उनको ही डैमेज करूं? तो क्या ये इस तरह की भी घटनाएं देखने को मिल सकती है कि अगर हम उस दिशा में जाते हैं तो? ये जो मैंने 5th जनरेशन वॉरफेयर बोला या अनरिस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर बोला, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार न बताई जाती हैं न पूछना सही है। लेकिन आप देखिए इसराइल किस तरह से काम करता है, कुछ हम भी काम करते हैं। तो कहीं फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है, कहीं ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है, कहीं ट्रेन हाईजैक हो जाती है। अज्ञात लोग हत्या भी कर देते हैं किसी की। बहुत अच्छे लोग हैं, अज्ञात लोग हैं। तो अब रशिया भी उसमें माहिर है, यूएसए भी उसमें माहिर है, हम भी माहिर हैं। तो ये तो सब होगा, इसमें क्या है। राइट सर। एक अभी पिछले कुछ वर्षों में एक ऑब्जर्वेशन है सभी का कि हमारे जो हिमालय वाले प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल, कुछ हद तक कश्मीर भी, इसमें क्लाउड बर्स्ट, एवेलॉन्च, भूस्खलन, सड़कें टूट जाना, बाढ़ आ जाना अचानक क्लाउड बर्स्ट की वजह से,
ये घटनाएं बहुत बढ़ गई है, पहले होती थी लेकिन अभी बहुत बढ़ गई है। तो कुछ ये भी सुनने में आ रहा था कि ये भी कुछ कंट्रोल्ड वॉरफेयर का हिस्सा है, तो इस पे कुछ जानकारी मिल सकती है? अभी 2 दिन पहले ही मैंने मराठी में एक पॉडकास्ट किया ब्रिगेडियर हेमंत महाजन के साथ, और वो मेरा सेकंड पॉडकास्ट था एनवायरमेंटल वॉरफेयर पे। तो एनवायरमेंटल वॉरफेयर का अभी ये थोड़ा सा शायद थोड़ा लंबा उत्तर हो जाएगा। चीन एक ऐसा देश है जिसने वेदर मॉडिफिकेशन के लिए ओपनली बजट एलोकेशन किया है, एक डिपार्टमेंट बनाया है वेदर मॉडिफिकेशन डिपार्टमेंट। उसमें चीन के तकरीबन 47,000 लोग उसमें एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब एक देश ओपनली आपको बता रहा है कि मैं वेदर मॉडिफिकेशन करूँगा। उनके जितने प्रोविंसेस हैं, उनके जैसे हमारे 28 स्टेट्स हैं, वैसे उनके परफेक्चर्स प्रोविंसेस उसको बोलते हैं। हर एक के बजट में प्रावधान है वेदर मॉडिफिकेशन करने का। वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन 2 यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन में वेदर मॉडिफिकेशन का सिलेबस है और पोस्ट ग्रेजुएशन में वहाँ पे डिग्रीज दी जाती हैं। अब आप देख लीजिए आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। हमने क्या किया है, हमने सिर्फ फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, कृषि के लिए हमने क्लाउड सीडिंग की कुछ व्यवस्था की है। लेकिन यहाँ पे भी जो चाहे फौज में हो या ना हो, आपको ये देखना है कि ये कंपनीज़ कौन सी हैं। अगर चाइनीज़ कंपनीज़ हैं तो वहाँ का डेटा वो यूज़ करेंगे कि आपके क्लाउड पैटर्न्स क्या हैं, मॉनसून पैटर्न्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ करते हुए वो आपके यहाँ पे फ्लैश फ्लड्स ला सकते हैं, क्लाउड बर्स्ट ला सकते हैं। जब क्लाउड सीडिंग किया जाता है तो उसमें केमिकल इंसर्ट किया जाता है वो क्लाउड के अंदर, और वहाँ पे बारिश होती है। या उन देशों में जहाँ पे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है तो वो ओले को कन्वर्ट करके बारिश में, और ये पीसफुल पर्पस के लिए भी होता है। जैसे कनाडा में ज़्यादा ओलावृष्टि होने से क्या नुकसान होता है, गाड़ियों के कांच टूटते हैं, गाड़ियों का डैमेज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी को काफ़ी कुछ पैसा देना पड़ता है। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज क्लाउड सीडिंग कराती हैं, ये पीसफुल पर्पस के लिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए हमारे देश में कोई ओलावृष्टि कराए, आपका एग्रीकल्चर ख़राब हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, तो आर्थिक तौर पे तो आप फिर वापस लूप में चले गए ना। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, आपने सही बोला, हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल है, यहाँ पे एकदम से अगर बारिश होगी और बाढ़ आएगी तो आपके रास्ते टूट जाएंगे। आपके रास्ते टूटेंगे तो आपकी सेना नहीं पहुँचेगी। और सेना में एक हमारी कहावत है, पहुँचेंगे तो लड़ेंगे। तो अगर आपके रास्ते ही टूट गए तो आप कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, इसको हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जनवरी 2024 में राजनाथ जी ने एक स्पीच दी, उसमें उन्होंने बोला कि चीन ये काम कर रहा है। पहली बार किसी मंत्री ने ओपनली आके ये बोला। उसके बाद मेरे ख्याल से हिंदू या इकोनॉमिक टाइम ने इसको छापा, बाकी सब ने नहीं छापा। क्यों नहीं छापा? क्योंकि अभी तक उसकी समझ नहीं है। मेरे ख्याल से 2020 में उस समय मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी, और उनको मैंने जाके ब्रीफ किया कि सर ये बहुत सीरियस इशू है, आप मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट हैं, क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट, तो इस पे हमें विचार करना चाहिए। तो उन्होंने और उस समय ये कोविड शुरू हो गया था, फिर भी मंत्री जी ने स्वयं ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑर्गेनाइज की, वो खुद कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बोला। और उसमें हम करीब 10 या 12 लोग थे। मैंने शुरुआत की, मैंने बताया कि चीन का ये सब प्रोग्राम है। सब कुछ हो गया, डिसीजन जब आने की बारी आई तो उस मंत्रालय के सेक्रेटरी ने क्या कहा होगा? उन्होंने ये कहा, सर हमारा काम है तापमान और बारिश के बारे में बताना, ये लड़ाई है जनरल साहब के लिए छोड़िए। तो अगर इस तरह से हम अपने देश में ये सोचेंगे कि ये मेरा काम नहीं है या मेरे चार्टर में नहीं है, तो फिर हम नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे हर एक नागरिक को ये सोचना है कि ये किस तरह से हमारा शत्रु हमें नुकसान करने वाला है। और अगर आप नहीं सोचेंगे तो निश्चित तौर पे जो गुलामी का दौर है वो दोबारा आएगा।
ईश्वर करे ऐसा ना हो, सद्बुद्धि आ जाए, लेट सद्बुद्धि प्रिवेल। अभी आपकी बातचीत में सर ये भी विषय जैसा आपने बताया एनवायरनमेंट वॉरफेयर का, और पहले जब हमने सिंदूर पर भी चर्चा की, तो सिंदूर की सारी वो कार्रवाइयाँ देखते समय एक आम आदमी को भी ऐसा लगा कि इस बार इंटेलिजेंस बहुत आला दर्जे का था, ऐसा हमको सिविलियन व्यक्ति को भी फीलिंग आई। और ये सारे सेंटर्स पता होना, हमें पता नहीं है कि ये कितनी पब्लिक जानकारी है, कितनी क्या है। उसके सारे बाद में ये फ़ोटोज़ आना, वहाँ के लोकल वीडियोस भी आना, अपार्ट फ्रॉम सैटेलाइट इमेजेस, वहाँ के लोकल लोगों की वीडियोस भी आए हैं। डेफिनेटली समबडी शॉट देम, समबडी सेंड देम। तो ये जो इंटेलिजेंस का पूरा पार्ट है, इसके महत्व पे थोड़ी सा आप बताएंगे कि इस यू हैव बीन हेडिंग दैट डिपार्टमेंट ऑल्सो, तो इसका क्या एग्जैक्टली रोल रहता है और हमने क्या इसमें पिछले कुछ वर्षों में विशेष योग्यता कोई हासिल की? देखिए, इंटेलिजेंस की जिम्मेवारी किसी न किसी की होती है, और इंटेलिजेंस होना ये अति आवश्यक है। ये आज की चीज़ नहीं है, पहले भी इस तरह से आवश्यक रहा है। आप वो सारे हमारे राजा महाराजा योद्धा, उनके बारे में सोचिए जो सक्सेसफुल रहे। शिवाजी को लीजिए, छत्रपति शिवाजी इतने सक्सेसफुल क्यों थे? उनका इंटेलिजेंस चीफ, किसी को नाम पता है? बहिर्जी नायक। फोटो देखा है? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस लाने की जिसकी जवाबदारी है, उसको ज़्यादा फिल्मों में वगैरह नहीं आना चाहिए, और उसको अपना काम चुपचाप करते रहना चाहिए जब तक वो उसमें जवाबदारी में। उसके बाद जो करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, एब्सोल्युटली। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब सबको समझाना आवश्यक है कि इंटेलिजेंस सिर्फ कुछ लोगों की जवाबदारी नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चाइना में एक लॉ है, हर एक सिटीजन इज सपोज टू पास वॉट एवर ही हैज सीन। जो भी उसने देखा है, सुना है, वो सारा उसको रिपोर्ट करना है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को, बिकॉज वो पावर में है। और उस पॉलिसी को बोला जाता है 1000 ग्रेन्स ऑफ सैंड, मतलब 1000 ग्रेन, उसमें कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। चाहे वो स्टूडेंट है बाहर, चाहे वो टूरिस्ट है बाहर, चाहे वो शिप के ऊपर जाने वाला सेलर है, लेकिन बाहर की पूरी इंटेलिजेंस चाइना की आती है। एक बार अपने आप सोच लीजिए, हमने कभी किसी को कुछ बताया? नहीं बताया, क्योंकि हमारे यहाँ वो यंत्रणा नहीं है। हमें उसको लाना आवश्यक है। जैसे आपने बोला कि वहाँ के हमें वीडियोस मिले, ऐसा एक आपका दुश्मन देश है जिसके पास खाने का नहीं है, तो कोई ना कोई तो खाने के लिए पैसे लेगा ना, और वीडियो देगा, तो आपका इंटेलिजेंस तो काम करेगा। सिर्फ आपको ये तैयार करना पड़ेगा और कई साल तक उनको पालना पड़ेगा, ताकि जब आवश्यकता है वो आपको मदद करें। एक बार वो मदद कर दे, उसके बाद वो दोबारा आपके काम का नहीं है, ये पक्की बात। तो इंटेलिजेंस एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल इंटेलिजेंस सैटेलाइट से, इस बार सैटेलाइट से बहुत इंटेलिजेंस इकट्ठा हुआ है, ड्रोन से इंटेलिजेंस इकट्ठा होता है, रडार से इंटेलिजेंस इकट्ठा होता है, और वो सबको इकट्ठा करके फ्यूजन किया जाता है, और उस फ्यूजन में से एक्चुअली जो फाइनल आपको चाहिए होता है वो इंटेलिजेंस है। तो जो सैटेलाइट से आता है उसको आईमिंट कहते हैं, इमेजरी इंटेलिजेंस। जो रडार से आता है उसको एलिंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। जो कम्युनिकेशन सुना जाता है दुश्मन का, उसको कमेंट कहते हैं, और जो ह्यूमन बीइंग लेके आते हैं उसको ह्यूमेंट कहते हैं, और उसको सारे को फ्यूजन करके एनालाइज करके तब असेसमेंट बनाया जाता है। ये बहुत लंबी एक प्रक्रिया है, सिंपल नहीं है जी। सिंदूर के संबंध में एक और जो कॉमन रिएक्शन कह लीजिए या एक फीलिंग कह लीजिए, वो ये थी कि हमारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा फौज का, और नैरेटिव में हम पीछे पड़ गए। नैरेटिव सेटिंग में जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से शुरुआती दिनों में ख़ास तौर से नैरेटिव सेटिंग की गई, और ऐसा लगा कि बाद में फिर हमको उसको डैमेज कंट्रोल जैसा करना पड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी।
ये कहाँ चूक हुई? नहीं, चूक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहूँगा कि हर एक हमें अनुभव मिलते हैं, हर बार अनुभव मिलते हैं कि इस बार क्या अनुभव रहा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी इस पर काफ़ी सोच विचार है। सोच विचार में जैसे एक चीज़ आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पे देश की सुरक्षा की जवाबदारी प्रधानमंत्री की है। उनके साथ सुरक्षा के लिए 4 मंत्री, वरिष्ठ मंत्री होते हैं, और जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी कहा जाता है, CCS। तो उसमें रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, ऐसे मिलके ये 5 लोग CCS में। अब एक विचार है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग क्यों नहीं होना चाहिए उसमें? अगर वो आ जाएंगे तो शुरू से वो इंफॉर्मेशन का नैरेटिव सेट करेंगे। मैंने आपको बताया जिस तरह से अलग अलग मंत्रालयों में खुद के काम के बारे में खुद एक धारणा बना लेना कि ये मेरा काम नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे सभी मंत्रालय, उन लोगों को एक किताब दी जाती है, उसको कहते हैं यूनियन वॉर बुक। यूनियन वॉर बुक एक किताब है जिसमें हर एक मंत्रालय को क्या करना है ये लिखित में है। वॉर की केस में, हाँ, उसमें भले ही उसका नाम यूनियन वॉर बुक है, लेकिन पीस टाइम में क्या करना है, लड़ाई की हालत में किसने क्या करना है, वो उसमें लिखा हुआ है। और अब उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। अब उसको हमने मॉडिफाई करके पीस टाइम पे क्या होना है, लड़ाई में क्या होना है, और इन दोनों के दरमियान क्या करना है। आप मान लीजिए अभी के हालत में देखिए, देश 2-2, 3-3 साल तक लड़ाई लड़ रहे हैं विदाउट डिक्लेयरिंग वॉर। आप वॉर डिक्लेयर नहीं करते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका बजटिंग कौन करेगा, उसमें ओवर टाइम काम कौन करेगा? तो वो एक पोर्शन शॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करके एक पोर्शन उसमें ऐड हुआ है। और उसमें ये पहले स्पेस, इंफॉर्मेशन, साइबर, बायोलॉजिकल, केमिकल ये नहीं था, अब उसको भी जोड़ दिया गया। तो क्या हम सीखें, क्या हमें करना है, उस पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, बजाय इसके कि दोष किसका है। दैट्स वेरी वेल सेड। फाइनल एक इस ऑपरेशन सिंदूर का, बिफोर प्रोसीडिंग टू अदर सब्जेक्ट्स, आपकी निगाह में या आपको जो जानकारी है, तो इसका इंटरनेशनल रिएक्शन क्या रहा? कुछ तो प्रेस में या कह लीजिए मीडिया में है, पर एक जो इम्प्रेशन यहाँ लोगों को आ रहा है कि इट वाज अ यूनिक ऑपरेशन, तो इसका इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा है? देखिए, हम सब भारतीय हैं, हम सब राष्ट्र प्रेमी हैं, तो सिंदूर की वजह से आप सबको खुशी हुई। आपकी खुशी पश्चिम में नहीं हुई, क्योंकि पश्चिम में उनका देखने का नज़रिया, उनका देखने का चश्मा अलग है। अरे ये देश बहुत पावरफुल हो रहा है, ये देश अभी डॉलर को खतरे में डालेगा, अरे ये देश ऐसा है जो अगर और बढ़ गया तो ये, जैसे एक और मिसाल के तौर पे उदाहरण लीजिए, हम आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहे हैं। आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के बाद अगर हथियार हम बेचने लगे तो किसी और का मार्केट कम होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए बहुत कुछ नई चीज़ें लेके आया है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको क्लियर पता लग गया है कि किसके पेट में दर्द हुआ और कितना दर्द हुआ। पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल कैसा रहा इस पूरे इसमें? ओके, पॉलिटिकल लीडरशिप में आप अलग अलग माइलस्टोन देखिए। आपके यहाँ पे 26/11 हुआ, हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर कारगिल हुआ। कारगिल जब हुआ तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये बोला, और उनके हिसाब से सही था, उन्होंने बोला कि हमें, सेना को उन्होंने बोला, और उस समय मैं बटालियन कमांड कर रहा था, उन्होंने बोला कि ठीक है, जो हमारा नुकसान हुआ है, जिन इलाकों को पाकिस्तान के लोगों ने कब्जा किया है, उसको वापस लेना है, लेकिन आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करेंगे। दूसरी बात, कारगिल में अगर प्रेशर था तो मैं नौशेरा में कैप्चर करके वहाँ प्रेशर जनरेट कर सकता था, लेकिन आदेश क्लियर था कि नहीं, पूरी लड़ाई बटाली, दरास, मश्को वैली
और कारगिल में ही होगी। वहाँ से आप, ये उन्होंने बोला था, हमने किया कुछ और, वो बात अलग है, लेकिन जो डायरेक्शन थे वो ये थे। फिर उसके बाद हमारे संसद पे हमला हुआ। हमने क्या किया, हम पूरे मोबिलाइज हुए ऑपरेशन पराक्रम में। 1 साल तक हम बॉर्डर पे बैठे, लेकिन हमको आदेश नहीं मिला कि आप अंदर जाइए और जो कुछ करना है। हमें ये होता है, अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है डिफेंस में कि डेटरेंस एक होता है, डेटरेंस बाय प्रेजेंस। वो चाह रहे थे कि हम वहाँ रहें और पाकिस्तान उससे सबक सीखे। पाकिस्तान सबक नहीं सीखता, तो हमने उस समय भी कुछ नहीं किया। अब आते हैं, जब से ये सरकार आई है, और ये राजनीतिक विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल, क्योंकि आपने पूछा। जब पठानकोट हुआ उसके पहले प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ के घर पे एक फंक्शन अटेंड करके आए। लोगों ने बोला आपने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। उन्होंने बोला नहीं, देश के आगे क्या प्रोटोकॉल। वो गए, वापस आए और पठानकोट हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर में गए थे और कारगिल हुआ था। तो आपको बड़ा क्लियर था कि अब पॉलिटिकली हमें कुछ दूसरा करना है। उसके बाद उरी हुआ। उरी में हमारे उरी कैंप पे हमला हुआ। हमने उसका जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक से। 7 जगह हमने रेड किया एक साथ। जो 7 लॉन्च पैड्स थे कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार, और वो पूरे पीओके में ही थे, लेकिन हमने रेड किया 7 जगह। पॉलिटिकल विल थी कि जाइए पार और ठोक के आइए। हुआ, पॉलिटिकल विल थी। उसके बाद पुलवामा हुआ। 40 लोग हमारे यहाँ पे मारे गए, 40 परिवार तबाह हुए, विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए। और उसका इस बार हमने रेड ज़मीन के रास्ते न करके, हमने फाइटर एयरक्राफ्ट से करके, और जितने लोगों को शायद पता नहीं है, ये बालाकोट, वो नज़दीक का गांव का नाम बालाकोट है, लेकिन जहाँ पे ये टेररिस्ट कैंप था वो जब्बार टॉप नाम की जगह है, उसके ऊपर किया। वो पीओके में नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आईवी भी क्रॉस की और वहाँ पे मार के आप वापस आए। पॉलिटिकल विल थी। अभी जब ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर, अभी बड़ा क्लियर था कि ये जो 3 बड़ी तंजीमें हैं उनकी, और उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे बैठ के ये 3 बड़े चैंपियंस अपना काम करते हैं, इनकी बिल्डिंग्स तबाह करनी है। और उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, और जो बिल्डिंग्स हमने तबाह की उसके फ़ोटो भी हमने दिखाए। तो ये जब पॉलिटिकल विल आप देखते हैं, तो मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप और एक कंबाइंड प्लान जब आता है, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट सिचुएशन। ग्लोबल सिनेरियो अगर आज का हम देखते हैं तो यूक्रेन रशिया चल रहा है, इज़राइल ईरान, ये भी एक जगह एक्शन चल रही है, इंडो पाक है ही, फिर नेटो का इन्वॉल्वमेंट है जैसा आपने बताया, यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बनती हुई नज़र आती है क्या यहाँ से? थर्ड वर्ल्ड वॉर तो शायद चल भी रहा होगा। अगर साइबर वॉर चल रहा है तो क्या है, चुपचाप सारा कुछ हो रहा है, आपका डेटा लीक हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, अगर काइनेटिक थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो आप अभी तक जितने भी ये बड़े एक्टर्स हैं, रशिया छोड़ दीजिए, लेकिन यूएसए देख लीजिए या चाइना देख लीजिए, खुद इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अगर कोई जेलेंस्की टाइप का मिल जाए कॉमेडियन तो वो करना चाहते हैं, और वही उनको पाकिस्तान में भी मिला। तो पाकिस्तान में जब उनको मिला और उन्होंने देखा कि ये एक चीफ है जो जब से चीफ बना है तब से ये अंडर प्रेशर ही है। ये ऐसा चैम्पियन है कि जिसके टेन्योर में, पहला चीफ है जिसके टेन्योर में उनकी जो आवाम है, जनता है, उन्होंने मिलिट्री स्टेशन में घुस के तबाही मचाई।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में एक चीज़ है कि उनके मिलिट्री की बहुत इज्जत है, लेकिन इमरान खान का एक पर्सनालिटी कल्ट इतना बढ़ गया कि असीम मुनीर कुछ नहीं, ये साबित हो गया। तो उसको जेल में बंद किया गया, नॉमिनेटेड सरकार डाल दी गई। इतने सब प्रॉब्लम के बीच में ये जितने सुपर पावर्स हैं उनको महसूस हुआ कि ये आदमी मैनिपुलेट होने लायक है और इसको करना चाहिए मैनिपुलेट। और इसको मैनिपुलेट करने के लिए इसको जिंदा रखना है, लड़ाई बंद कराना है, इसको जिंदा रखना है और इसको फील्ड मार्शल बनाना है, इसको यूएसए में लंच खिलाना है और इसके बाद इसको मैनिपुलेट करते रहना। तो ये अभी आप देखिए यूएसए एक ऐसा देश है जो फ्री में कोई चीज़ किसी को नहीं देता। हेनरी किसिंजर का एक स्टेटमेंट था कि जो देश यूएसए के साथ दोस्ती करते हैं उनका तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जो दुश्मनी करते हैं उनका नुकसान होता है, और जो दोस्त होते हैं उनके लिए तो घातक है। तो अगर इस तरह का जियोपॉलिटिक्स होगा तो आपको मैनिपुलेट किया जाएगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान में हो, ईरान में हो, गाज़ा स्ट्रिप में हो, सीरिया में हो या ताइवान में हो, लेकिन मैनिपुलेशन होगा। और जो देश इससे बच के रहना चाहते हैं वो फिर इस तरह से कार्रवाई करेंगे कि आपका सीज़फायर मैंने करा दिया, आप मेरे साथ बिजनेस कीजिए। तो ये सारे गेम खेले जाएंगे और इस गेम में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते रहिए बढ़िया और आगे बढ़ते रहिए। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है उसमें एक लाइन है, टू डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट ऑल एनिमीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक। जनरल रावत ने 2.5 फ्रंट की बात की थी, अभी आपने भी स्पर्श किया उस बात को। तो ये जो 0.5 फ्रंट है इसको लेके सेना की क्या भूमिका रहती है? क्योंकि सेना, मुझे ऐसा लगता है या हमें ऐसा लगता है कि इज़ मोर ट्रेंड फॉर दी एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इंटरनल थ्रेट्स को आप कैसे देखते हैं? पहली बात, जनरल रावत और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और जनरल रावत और मैं काफ़ी हम डिस्कशंस करते थे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो काफ़ी कुछ उनकी सोच और मेरी सोच में समानता है। तो उन्होंने जब 2.5 फ्रंट के बारे में बोला तो मैं भी उससे सहमत हूँ, और उस समय 2.5 था, अब हो सकता है 3.5 भी हो जाए। लेकिन ये जो 0.5 है, अब यहाँ पे एक सवाल सभी देशवासियों को पूछना चाहिए, ये भी जवाबदारी आप सेना को देंगे क्या? या इसके लिए हमारे पास दुनिया भर का बजट यूज़ होता है, हर एक स्टेट में पुलिस है, हर एक स्टेट में सीआईडी है, हर एक स्टेट में दुनिया भर का पैसा खर्चा होता है। और मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये स्टेट्स को पता कैसे नहीं चला कि ये पाकिस्तानी है और ये यहाँ रह रहा है और यहाँ पे शादी करके 10 बच्चे तैयार करके सरकारी नौकरी भी कर रहा है, वोटिंग भी कर रहा है। तो ये 0.5 तो ये है। और अगर इन लोगों की वजह से हमारी इंफॉर्मेशन लीक होती है, हमारे यहाँ पे सैबोटाज होता है। आपको पता है सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है, उसके बेटे को जम्मू कश्मीर सरकार ने नौकरी दी थी। अब ये 0.5 कहाँ है? ये सिर्फ सामान्य जनता पे नहीं रुका, जिसने नौकरी दी और जो उसको पाल रहा था वो भी उतना ही गुनाहगार है उसके। अब मान लीजिए एलजी मनोज सिन्हा जी ने उसको निकाला, तो अब इसके पहले के कौन जवाबदार है और उसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? जो पुलिस के लोग हैं उनके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? मुझे यही एक कहना है कि 0.5 की जवाबदारी किसी और की है और उससे वो काम करवाना चाहिए। अगर आप छोटी सी छोटी चीज़ को देखें, और हर बार बोला जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर, तो इंटेलिजेंस फेलियर तो होगा ना। मैं तो उधर देख रहा हूँ इंटेलिजेंस के पीछे मेरे कोई कुछ कर रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई और है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली दिया हुआ है, जो हमारी सरकार चलती है उसमें 2 बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल। एलोकेशन में ये दिया है ये काम किसका है, और ट्रांजैक्शन में दिया है ये काम कैसे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हैं, क्लियरली हैं। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि ये सेंट्रल लिस्ट है, ये स्टेट लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट है। तो उसमें क्या शक है?
अगर फिर भी आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से हम सब, मतलब अभी तो आप आरटीआई भी कर सकते हैं, पीआईएल भी कर सकते हैं, मीडिया भी उस पर सवाल पूछ सकती है। तो अभी तक मीडिया को सवाल पूछना चाहिए कि ये ऐसा कैसे हो गया भाई। दैट्स करेक्ट सर। आपने एक दो बार जिक्र किया अबाउट हम रक्षा उद्योग में भी अब आगे देश आ रहा है, तो इसके दो एस्पेक्ट मुझे नज़र आते हैं। एक तो जैसा आपने बताया रोज़गार और ये सब होगा ही अपनी जगह। अभी जो स्थिति है, कुछ कंपनीज हमारे यहाँ आर्म्स बनाने लगी, बड़े आर्म्स भी बनाने लगी, तो एक तो इसमें क्या अभी और आगे आपको फ्यूचर दिखता है, एक बात। और दूसरा जो आत्मनिर्भरता वाला मैटर है, तो वो हमारी सेना के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है? देखिए, एक चीज़ बड़ी सिंपल है, आप दूसरे देश पे निर्भर रहेंगे तो वही होगा कि आपको इंजन ही नहीं मिल रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए। आपको खुद को बनाना पड़ेगा, आपके साइंटिस्ट को बनाना पड़ेगा, आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो विजन देना पड़ेगा कि भाई बाहर से आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेकिन एन मौके पे उसको सप्लाई बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो प्रोडक्ट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है। पिछले तकरीबन 7 दशकों से हम लोगों को बोला गया कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी कभी भी विदेशी कंप्लीट नहीं करता है, क्योंकि उसको लगातार आपसे पैसे बनाने हैं। अगर वो अग्रीमेंट में लिखा है कि 5 साल में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगा, 15 साल 20 साल तक वो चल ही रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी बाहर का देश आपको टेक्नोलॉजी देता है तो बेस्ट नहीं देगा, बेस्ट अपने लिए रखेगा और 2 नॉच नीचे आपको देगा, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो अभी जब सरकार में हम लोगों ने आत्मनिर्भरता पे काम करना शुरू किया, तो हमने ये सोचा कि ये ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडल ठीक नहीं है, तो हमने शुरू किया जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप विदेश में हैं, आप यहाँ आइए, हम 51% ओनर होंगे, आप 49% ओनर होंगे, हम दोनों मिलके कंपनी बनाएंगे और उस कंपनी का जो भी फ़ायदा होगा, लाभ होगा, हम वैसे शेयर करेंगे, नुकसान होगा तब भी वैसे ही शेयर करेंगे। लेकिन ये रॉयल्टी बिजनेस, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बंद होगा। तो इसमें हमारे 3 अभी तक मैं आपको सक्सेसफुल मॉडल गिनाना चाहता हूँ। ब्रह्मोस, सही है? ब्रह्मोस का हमने रशिया से टेक्नोलॉजी लिया, इंडिया में हमने अपना उसमें कंपनी डाला और ब्रह्मोस वाली कंपनी आज पूरी तरह से जॉइंट वेंचर पे काम कर रही है। दूसरा, राइफ़ल AK-203, AK राइफ़ल रशिया में बनती है। बेस्ट आज का जो मॉडल है AK-203, आगे AK-15 भी आएगी, लेकिन AK-203 बेस्ट है। इसके नेगोशिएशन में मैं था, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमने रशिया से नेगोशिएट किया कि हम एक कंपनी बनाएंगे, तो रशिया के कुछ लोग और हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कुछ लोग, और उसमें प्राइस नेगोशिएशन वगैरह पूरा डिटेल में हमने किया। और अमेठी के पास एक जगह है कोरवा, वहाँ पे IRRPL एक कंपनी बनी, उसमें हमने सेना से सर्विंग मेजर जनरल दिया, पहली बार हुआ। और हमने उसको बोला कि ये तनख्वाह तुझे IRRPL देगी और तुम 6 लाख AK-203 बनाओगे। शेयर नाम दिया जिसको फिर कहते हैं। हाँ, और उसका कॉस्ट जो हमें अफोर्डेबल है, ये भी सक्सेसफुल हुआ। ये 2 हुए जो कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के साथ। अब हमने प्राइवेट सेक्टर में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 एयरबस के साथ गुजरात में बड़ोदरा के पास बनाया। तो आपने पब्लिक और प्राइवेट दोनों में JV बना के सक्सेसफुली दिखाया कि ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अभी आत्मनिर्भरता में हमें एक तो ये मॉडल है, और दूसरा हमने कई स्टार्टअप्स और MSMEs को एनकरेज किया, IITs के साथ स्टार्टअप्स को बिठाया। आर्म्ड फोर्सेज में हमने नए ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो स्टार्टअप को हैंड होल्ड करेंगे। मैं खुद स्टार्टअप्स को और MSMEs को गाइड करता हूँ। उद्देश्य केवल ये है कि हमारे ये ब्राइट बच्चे सिलिकॉन वैली में जाके हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ दे के, और फिर उसका 500 टाइम्स कॉस्ट हमसे लिया जाता है। और ये चीज़ इजराइल से भी हमने सीखी है, हाउ टू डू स्टार्टअप बिजनेस। तो स्टार्टअप्स हैं, उसके अलावा MSMEs हैं, जॉइंट वेंचर है,
उसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं हमारे पास 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया हमने। उसके पहले वो अभी हम आ रहे थे यहाँ पे तो आपके बंधु ने मुझे बताया कैसे यहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई, वही प्रॉब्लम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थी। तो हमने उसका कॉर्पोरेटाइजेशन करके उनको फिक्स किया है कि ये आपके प्रोडक्शन टारगेट्स हैं। उनकी 2 लाख शायद नंबर्स थे, उसको हमने घटा के CNC मशीन दे के 82,000 पे हम ले आए। तो ये सब कार्रवाई चल रही है। सारी चीज़ शायद आप लोगों को ना पता लगे, लेकिन ये सब काम चल रहा है। नहीं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का वास्तव में बहुत बड़ा एक सुधार हुआ है और वो अगेन पब्लिक को पता नहीं रहता है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको आप और भी जो 6 कंपनीज मेरे ख्याल से इसको भंग करके, बिकॉज आई थिंक यू आर इन्वॉल्व इन दैट प्रोसीजर, तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के जो इश्यूज़ थे और जो अब एड्रेस हुए। देखिए, बाकी सामान्य जनता को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश की थी ब्रिटिशर्स ने। और जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इंडिया में थी, पाकिस्तान में एक भी नहीं थी। आज हमारे यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 41 हैं, पाकिस्तान में 14 हैं। लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई, खुद तय किया कहाँ पे लगनी चाहिए। तो उन्होंने एक जगह उंगली रखी और उसके 75 किलोमीटर में 14 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बना दी। तो उनको जो सप्लाई चेन है उसमें कॉस्ट कम पड़ा और अश्योर्ड सप्लाईज मिले। हमारी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा में है, एक ऊटी में है, एक चंद्रपुर में है, एक इटारसी में है, 2 जबलपुर में है। अब ये लगी, चाहे वोट के लिए लगी या जैसे भी लगी, लेकिन बनी। अब उसको हमने सुधारना है। तो जब ये इसकी हम स्टडी कर रहे थे, इसके पहले 5 स्टडी ग्रुप्स हो चुके थे और मोदी जी को हमने ये प्रेजेंटेशन देना था। तो 2019 में मेरे साथ एक और लेफ्टिनेंट जनरल थे और एक ब्रिगेडियर, अभी ब्रिगेडियर हैं, उस समय कर्नल थे। हम तीनों ने ये स्टडी की। इसका विरोध लेबर यूनियंस का बहुत बुरी तरह से था और उनको ये बताया गया, नैरेटिव उनको ये बोला गया कि ये आया है, ये आपकी नौकरी छीनने वाला है। तो हर जगह मुझे वो लाल झंडे दिखाए जाते थे, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम फौजी हर तरह से काम करना जानते हैं। तो हमने वो पूरा स्टडी करके जब मोदी जी को प्रेजेंटेशन दिया तो हमने उनको 2 ही एग्जाम्पल दिए जिससे मोदी जी ने उसमें इमीडिएटली हाँ कर दिया। जो हमारा कॉम्बैट ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म, उसमें जो जैकेट होती है और ट्राउज़र होती है, हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर 3150 के कॉस्ट पे ये देती है। मैं अगर महू में सिलवाऊँ या दिल्ली में गोपीनाथ बाज़ार में सिलवाऊँ तो ये दोनों 1200 में मिलती है। देख लीजिए कॉस्ट डिफरेंस। मोदी जी का ये हिसाब बड़ा अच्छा रहता है, उनको एकदम जल्दी से समझ में आ जाता है। और रावत साहब ने उनको यही बोला कि सर, इस कीमत में मैं मेरे 2 जवानों को इसी कीमत में दे सकता हूँ। वो उनको एकदम समझ में आया। हमारी एक गाड़ी है अशोक लीलैंड स्टैलियन, चेन्नई में उसकी फैक्ट्री है, 18 लाख में ओपन मार्केट में है। उसके पार्ट्स लाके हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में असेंबल करके हमें 26 लाख में देते हैं। ये 2 चीज़ें सुनते से ही मोदी जी ने बोला बिल्कुल सही है, आपका काम बढ़िया है, इसको कॉर्पोरेटाइज कीजिए। बस ये शुरुआत थी और यही अंत। दैट वाज अ बिग डिसीजन। अब थोड़ा सा हम श्रोताओं के प्रश्न भी ले लेंगे। उसके पहले एक आपसे निवेदन था कि वो जो अक्टूबर 2000 का वाक़या है, थोड़ा सा उसके कुछ संस्मरण शेयर कर सकें। जो कारगिल की लड़ाई थी, जो आम सामान्य जनता को पता है कि मई 1999 में शुरू हुई और जुलाई 99 में ख़त्म हो गई, ऐसा सबको बताया जाता है। ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये पॉलिटिकल अनाउंसमेंट था, क्योंकि अमेरिका भी बोल रहा था जल्दी ख़त्म करो, तो बता दिया। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी लड़ाई ख़त्म नहीं है, हमारी लड़ाई चलती रही। तो एक मेरे ही ब्रिगेड में नौशेरा सेक्टर में एक बटालियन थी, बटालियन का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, लेकिन उनके ऊपर रेड हुआ। और रेड हुआ जो पाकिस्तान का एक कमांडो मान लीजिए, उनको SSG बोला जाता है, वो और टेररिस्ट ग्रुप के एक
टीम बनी और उन्होंने आके हमारे पोस्ट पे हमला किया और 10 जवानों को आहत किया। उसमें से 9 जवान तो वहीं मार दिए उन्होंने और पोस्ट पे आग लगा दी और एक जवान को ले गए और जहाँ हमारी पोस्ट थी सामने नीचे पाकिस्तान का गांव था, वहाँ पे उसको हमारी तरफ मुंह करके, मतलब मेरी बटालियन तो काफ़ी दूर थी वहाँ से, लेकिन उसी बटालियन के सामने उसका सर कलम किया, उससे फुटबॉल खेला। इलियास कश्मीरी नाम, आप जिसको भी देखना है गूगल पे जाके टाइप कीजिए इलियास कश्मीरी, आपको मिलेगा ये, और आपने दिखाया भी उसको यहाँ पे। और वो लेके, ये थी 2000 की बात है, ये फरवरी 2000 की। और वो सर लेके गए परवेज़ मुशर्रफ तब तक तख्ता पलट कर चुके थे और राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष दोनों थे, और उन्होंने इलियास कश्मीरी को 1 लाख रुपए कैश इनाम दिया। बताने का उद्देश्य, उनकी सरकार और टेररिस्ट एक ही पेज पे हैं। और ये जब हुआ तो उसके बाद बहुत मतलब बुरा लगा। फिर हमने सब ने मिल के तय किया कि इसका बदला लिया जाएगा। तो मैंने वॉलंटियर किया मेरी बटालियन की तरफ से कि इसका बदला मैं लूँगा। और फिर हमने काफ़ी तैयारी की, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल फिर निर्णय हुआ कि ये किया जाएगा। तो उस समय जब निर्णय किया तो मैंने मेरे जो सीनियर्स थे, जनरल खन्ना थे आर्मी कमांडर, उनको मैंने एक ही रिक्वेस्ट की कि सर ये कब होना है, कहाँ होना है, कैसे होना है, ये मेरे ऊपर छोड़िए, मुझे ना पूछा जाए तो ये उतना सीक्रेट रहेगा। वो मान गए, उन्होंने बोला बेटा ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और सबको बताया कि उसको पूछना नहीं है। और मैंने दूसरा रिक्वेस्ट ये किया था कि सर मेरे पास हेलीकॉप्टर वगैरह से सीनियर ऑफिसर ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आज तक तो कोई आता नहीं है, फिर सडनली हेलीकॉप्टर आने लग जाए तो सामने एकदम अलर्ट हो जाएगा। उन्होंने वो भी एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है। तो 27 की रात को हमने शुरू किया। हम एक रिंग कंटूर करके पोस्ट है, बिल्कुल उसके नज़दीक हम पहुँचे। गढ़वाल राइफल्स, मेरे जवान 5 फुट के होते हैं, वहाँ पे दीवार थी 8 फुट की, तो हमने वहाँ पे एक्सप्लोजिव लगा के पूरी दीवार उड़ाई और फिर उसके बाद हम घुसे। तो ये सुबह 5 बजे की बात है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि दिन में क्यों हमला कर रहे हो, उसके भी फ़ायदे हैं आपको, जिसको बोलते हैं ना चुन चुन के मारने का मौका मिलता है। तो हमने फिर वहाँ पे 26 उनके जवान मारे, और मेरे जो 2 अफसर 18 जवान थे, उसमें से चोट सबको लगी लेकिन मरा कोई नहीं। तो और उसमें जो लीडर थे वो उस समय मेजर अमिताभ रॉय थे, उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और बाकी मेरे जवानों में और ऑफिसर में कई अवार्ड्स मिले, सेना मेडल मिला, चीफ्स कमेंडेशन कार्ड, आर्मी कमांडर्स कमेंडेशन कार्ड। और हम उस पोस्ट से एक हेवी मशीन गन, एक लाइट मशीन गन और एक असॉल्ट राइफल, ये तीनों हम उठा के लाए। आज भी वो मेरे बटालियन के क्वार्टर गार्ड में है, और हर एक जवान जो नया आता है बटालियन में, वो पहले जाके उसको वो कहानी सुनाई जाती है कि ये आप इस बटालियन में हैं जहाँ पे ये शूरवीर लोग थे और इन्होंने ये कार्यक्रम किया, तो आप इसी तरह से रहिए। That's a goosebump experience. दीपक आफड़े जी का प्रश्न है, बांग्लादेश का क्या स्टेटस है, मित्र है या शत्रु है? बांग्लादेश आज की जो सरकार है वो निश्चित ही मित्र तो नहीं है। अभी उसके बिहेवियर पे हम उससे डील करेंगे कि वो शत्रु है या मित्र है। इसका एक सिंपल सी चीज़ कर लीजिए, जब हमने उनको इतना इंडिपेंडेंस वगैरह सब कुछ दे दिया, लेकिन वो अगर एहसान नहीं मानते हैं, और वहाँ पे आईएसआई का रोल है, चाइना का रोल है, यूएसए का भी हो सकता है, तो अभी जो यूनूस हैं जो वहाँ पे अभी केयर टेकर हैं, मान लीजिए, अभी उनकी भी हालत ख़राब है। तो कई बार क्या होता है कि आपको रस्सी को ऐसे ढील, पतंगबाजी में ढील देनी चाहिए, तो अभी हम उनको ढील वाले मोड में हमने रखा हुआ है। और आपस में कैसे उनकी लड़ाई होगी, वो जिस तरह से कराई जाती है वो होगी, और उसके बाद हम उनको मारें या वो आपस में एक दूसरे को मारें, ये भी देखेंगे कैसे होता है।
मरना तय है मतलब। लेकिन शेख हसीना को हमने जो हमारे जिस तरह से हमारे संस्कार हैं उस तरह से हमने उनको इज्जत दी है। और जब शेख हसीना वहाँ थी तो असल में वो कृतज्ञ थी कि भारत ने इतनी मदद की, भारत की वजह से, भारतीय सेना की वजह से उनकी जान बची। उनके पिताजी को जब मारा गया तो उस समय इनको बचाने वाले भी हम ही लोग थे। तो ये सब देख के हम ऐसे नहीं बिहेव करेंगे जिस तरह से पाकिस्तान बिहेव करता है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन को लाए या अपने ही लोगों को पकड़वा के वो ग्वांटानामो बे भेज दे। हम वैसे नहीं हैं, तो हम बांग्लादेश से डील करेंगे। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल नीलोसे जी का प्रश्न है, हम अपने लॉसेस डिक्लेयर करना क्यों अवॉइड करते हैं या कर रहे हैं? अच्छा, आप में से कई लोगों ने कौटिल्य के बारे में पढ़ा होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन अर्थशास्त्र में उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई और चाणक्य नीति भी उन्हीं की लिखी हुई है। हमारी जो विदेश नीति है और हमारी जो सुरक्षा नीति है, काफ़ी हद तक उसमें कौटिल्य की बातें हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पिछले 3 NSAs ने ये बोला है कि हमारी सोच काफ़ी कुछ जो हमारे पूर्वज हैं उनके ज्ञान उस पर निर्भर है। और उसमें एक जगह ये लिखा गया है कि जो चीज़ आपके शत्रु को मिलने वाली है उसको कभी भी उसके तक पहुंचना नहीं चाहिए। और अगर हमारे यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उसको बढ़ावा करना चाहते हैं तो वो 0.5 में आते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी, और मान लीजिए एक थोड़ा सा व्यंग भी हो सकता है, मान लीजिए आपका जूता फट गया और कोई आपसे व्यक्ति पूछता है कि आपका जूता फट गया, तो आप क्या बोलेंगे? फट गया तो तू देगा क्या, नया देगा? तो जो व्यक्ति हमसे पूछ रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं कि अच्छा आप बोल रहे हैं कि ये नुकसान हुआ है तो ठीक है आप ला के दो। वो तो ला के नहीं दे सकता है, इतने सालों तक तो कभी ला के नहीं दिया। तो हम अपनी जो लॉसेस हैं, किसी भी कोई भी अच्छा खानदान होगा अपनी जो छोटी मोटी कमजोरी होगी सबके सामने ला के एडवर्टाइज करता है क्या? तो ये तो हमारे संस्कार हैं, ये तो हमारा विजडम है, ज्ञान है, विद्वत्ता है कि आपका जो शत्रु है उसके पास ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। और देखिए जिस तरह से हमारे टीवी डिबेट में या हमारे जो लोग बोलते हैं उसका उपयोग चाइना या पाकिस्तान क्या करता है, उसी की रील बना के हमारे पास वापस भेज देता है और उसी को इस्तेमाल करता है USA या बाकी लोगों को। तो आप अपनी कमजोरी या अपना जो नुकसान हुआ है वो क्यों बताना चाहते हैं? उससे कोई फ़ायदा है? अगर है तो बताइए, मुझे तो नहीं लगता उससे कोई फ़ायदा है। अतुल लोंढे जी का प्रश्न है, हाउ डेंजरस इज म्यांमार फॉर इंडिया? नहीं, म्यांमार इज़ नॉट डेंजरस। देखिए म्यांमार एक ऐसा देश है जिसमें जो बीच में वैली में प्लेन्स है उसमें बुद्ध धर्म फॉलो करने वाले लोग हैं, और जो हिल्स हैं उसमें ज़्यादातर क्रिश्चियन या रोहिंग्या इस तरह के लोग हैं। हमारे साथ उनकी बाउंड्री सारे हिल्स वाले एरिया की है। अभी वहाँ पे जो प्लेन्स वाले हैं और उनके हिल्स वाले हैं उनके बीच में गृह युद्ध है, और उनके बीच में गृह युद्ध होने की वजह से वो जो रेफ्यूजीज़ हैं, चाहे रखाइन प्रोविंस के हैं चाहे चिन प्रोविंस के हैं, वो मिज़ोरम में और मणिपुर में घुसते हैं। अब उससे प्रेशर हमारे ऊपर बढ़ता है। अब प्रेशर इसलिए बढ़ता है कि वो ऐसे गांव में आते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे चिन हैं, हमारे यहाँ पे जऊ हैं, हमारे यहाँ कुकी हैं। वो अब उनको पारिवारिक संबंध है, रिश्ते हैं, तो वो उनको वहाँ पे सेटल करते हैं। तो ये डेमोग्राफिक चेंज होने लगता है। फिर इसके अलावा वहाँ पे ड्रग्स का भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अभी म्यांमार से हमको खतरा नहीं है, लेकिन ये जो पॉपुलेशन ट्रांसफरिंग होता है, चाहे वो रोहिंग्याज हों चाहे वो उनके रेफ्यूजीज हों, उसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर आता है। तो वो एक प्रेशर की वजह से काफ़ी कुछ मणिपुर में जो प्रॉब्लम हुआ है, तो हमें वो सॉल्व करना वो अलग इशू है। पर मुझे नहीं लगता कि म्यांमार से हमारी लड़ाई सैन्य लड़ाई होगी। जिमित जी का प्रश्न है, इंडिया का पाकिस्तान पर जो BLA अटैक्स हो रहे हैं उस पर इंडिया का क्या स्टैंड है? कौन सा? BLA बलूच जो प्रांत है वो अपनी खुशी से पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ, और ये 1947 में भी शामिल नहीं हुआ।
और बलूच लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत अत्याचार किए हैं। परवेज़ मुशर्रफ ने भी अत्याचार किया है और उनके जितने मिनरल्स हैं जो भी है वो सारा कुछ वो इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट भी वहाँ होता है और चाइना उसमें शामिल है। चाइना उसका पूरा जो संसाधन है उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। जो ग्वादर पोर्ट है वो भी चाइना को चाहिए, पाकिस्तान का इतना उसमें कोई रोल नहीं है। तो इसमें ये दोनों देशों की मिली भगत है। अभी BLA जिस तरह से काम कर रहा है, सिर्फ आपको एक चीज़ देखना है, जो BLA की जो नंबर्स हैं, नफरी है, वो काफ़ी कम है, फिर भी वो लड़ रहे हैं, फिर भी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान की सेना के नाक में दम किया हुआ। कितने दिन तक ये चलेगा, कितने दिन तक उनका रेजिलियंस रहेगा, ये एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन कम से कम ये हुआ है कि इस पीरियड में, पिछले मान लीजिए 1 साल में, उनकी जो एम्बिशन है टू बिकम इंडिपेंडेंट हैज़ बिकम वेरी फियर्स। तो हमेशा बोलते हैं ना कि आपका टर्निंग पॉइंट या टिपिंग पॉइंट कब आता है। अगर वो टिपिंग पॉइंट आ गया और उस समय पाकिस्तान अपने आप को कमज़ोर समझेगा, क्योंकि मान लीजिए अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रेशर आया, ईरान की तरफ से प्रेशर आया, भारत की तरफ से आया, तो वो बलूच के फेवर में हो सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर कोई इंडिकेशन नहीं है कि उसका एंड गोल क्या होगा। जी बिल्कुल। अंतिम प्रश्न सर, मिलिंद जोशी जी की ओर से, सीज़ फायर के लाभ क्या थे हमारे लिए? ये सीज़ फायर तो है ही नहीं, ये हॉस्टिलिटीज़ बंद की हुई है। तो सीज़ फायर क्या होता है? सीज़ फायर दोनों आपस में बैठ के तय करते हैं। अभी ये आज की परिस्थिति में ये है कि वो गिड़गिड़ाया, उसने बोला भाई बंद कर दीजिए। हमने भी बोला कि ये हम ज़ेलेंस्की जैसे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारे देश की प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी हमारा आर्थिक विकास है। हम उसमें ऐसे पचड़े में नहीं फंसना चाहते, ऐसे दुश्मन के साथ जिसकी खुद की कोई औकात नहीं है लेकिन दूसरे के साथ मिलकर वो लड़ाई लड़ रहा है। तो हमने सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ बोलते हैं, मतलब हम अच्छा ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे अगर तुम कुछ नहीं करोगे। तो सीज़ फायर में क्या होता है? सीज़ फायर में कंडीशंस होती हैं कि ये होगा और इसके वायलेशन के बाद ये होगा। वो सीज़ फायर नहीं है हमारा। सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ में मैं गोली नहीं चलाऊंगा अगर आप नहीं चलाएंगे, आप चलाएंगे तो मैं ठोक दूंगा आपको। तो वो प्रश्न सीज़ फायर का यहाँ पे पाकिस्तान के सिनेरियो में सही नहीं है। तो थैंक्स अ लॉट जनरल साहब, आपके साथ इतनी देर बातचीत की, काफ़ी इंसाइट्स आई एम वेरी श्योर सभी को इसमें मिले हैं। और आप सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए इंदौर आए हैं, सो वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में सब लोग दे हैव स्पेयर्ड देयर टाइम, आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने इसको करीब करीब व्यक्तिगत प्रोग्राम जैसा लिया है। दे हैव इंस्पायर्ड अदर्स टू जॉइन अस इन दिस इवनिंग। और थोड़ा सा विलम्ब भी हुआ ट्रैफिक वगैरह की वजह से, पर इस सब के बाद भी सबने पेशेंस रखा। सो थैंक्स अ लॉट।